क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज जो है 8 बजे वाली क्लास जो है अपनी, हाँ जी, 8 बजे वाली क्लास जो है अपनी भाई जो है 8:30 बजे हो गई, बिकॉज कृष्णा सर की मैथ की क्लास थोड़ी सी लंबी चल गई, इसलिए थोड़ी अपनी यहाँ पे अपन को जो है हाँ लेट हो गए हैं थोड़े से। क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आ जाइए भैया, हो चुकी है। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है। मैडम जी क्लास सब बच्चों में शेयर कर दीजिए। क्या हुआ? चलिए भाई, जल्दी जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलो ठीक है, हाँ भाई। चलो तो कितने बच्चे आ गए हैं लाइव? कितने बच्चे आ गए हैं लाइव? जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। ठीक है, और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, फ्रांसीसी क्रांति क्या है, किस देश से हुआ, ये सभी चीजें और पूरे संपूर्ण चैप्टर वेस्ट जो है अपन जो है करने वाले हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग। चलो भाई ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है करने वाले हैं, आज की क्लास में जो है हम करने वाले हैं ये जो है टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके सही विकल्प कितने आएंगे, वो सारे सही विकल्प हम करने वाले हैं। और इसके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर जो है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे, हाँ जी, जल्दी से जो है सभी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे आएंगे। गंकिता जी जय हिंद। रिया जी क्या डिलीट किया है? हाँ जी, कीरत भाई बिल्कुल, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे लाइव और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भैया यूरोप क्या है? यूरोप जो है एक महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप क्या है? यूरोप एक जो है महाद्वीप है। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है और इस देश पर लगभग 49 के समथिंग इस पे देश हैं। ठीक है, हाँ जी। यूरोप महाद्वीप पर अगर हम बात करें, यूरोप महाद्वीप पर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे कितने देश हैं? ठीक है, तो इस पर जो है हाँ ठीक है, इस पर 44 से 51 के आधार 51 तक हो सकती है और 49 भी हो सकती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है। क्या है भैया? यूरोप जो है महाद्वीप है। जैसा अपना एशिया महाद्वीप है वैसा ही अपना जो है यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो भैया आज हम इसमें पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है राष्ट्रवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो हमारा होने वाला है वो जो होने वाला है भैया, वो जो होने वाला है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद कहाँ भैया? यूरोप में। तो बात करें उस समय की, उस समय की बात करें, ठीक है, 1700 शताब्दी की बात करें तो उस समय क्या हुआ भैया? ऐसे देश नहीं हुआ करते थे। अगर आज आप प्रेजेंट में देखोगे, अगर आप यूरोप के मैप को देखोगे, अगर आप यूरोप के मैप को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो है यूरोप के मैप को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो यूरोप है वह जो है अलग अलग महाद्वीपों में, सॉरी, अलग अलग देशों में बटा हुआ है। अगर आप करंट का जो है यूरोप का जो है, यूरोप का जो है मैप देखोगे, ठीक है, यूरोप का जो है
मैप देखोगे तो आज का यूरोप जो है आपको अलग अलग देशों में बटा हुआ मिलेगा, लेकिन जिस समय की ये बात है उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय क्या हुआ करता था, उस समय भैया बहुत सारे अलग अलग राज्य हुआ करते थे, देश नहीं हुआ करते थे, सभी लोग रहा करते थे। ठीक है, सभी लोग जो है रहा करते थे। हाँ ठीक है, और अगर आज आप देखोगे यूरोप का नक्शा, मैप ऑफ यूरोप, ठीक है, तो यूरोप देखने के लिए हमें यहाँ पे इमेज देखना पड़ेगा। ठीक है, इमेज पे हमें देखना पड़ेगा और यहाँ पे शायद आप लोगों को ये मैप देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग जो है आपको यहाँ पे देश देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग देश। कौन सा देश भैया, ये यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है भैया, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये जो है अपना यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये रसिया जो है अपना एशिया महाद्वीप पे है। ये जो है अपना इतना जो पीला पीला जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो है हमारा यूरोप है। ठीक है, ये कौन सा देश है हमारा, कौन सा महाद्वीप है हमारा, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है भैया, यूरोप महाद्वीप है। टीकाराम तिवारी जी बिल्कुल, ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, हाँ जी, चलो भाई, तो ये आज आपको ये देशों में विभाजित हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो हमारा देश है फ्रांस है। ठीक है, ये जो देश है हमारा, ये देश है हमारा फ्रांस। कौन सा देश है भैया, फ्रांस देश है। ठीक है, हाँ जी, रंकीता जी, रिया जी, टीकाराम जी, तो इसके बारे में यहाँ से सबसे बड़ा काम हमारा जो है यहाँ पे इस वाले टॉपिक में जो है हमारा होता है। ठीक है, इस वाले टॉपिक में काम ये हमें करना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, हम जो है अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम समझते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा। क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा मतलब राष्ट्रवाद जो है क्या है। ठीक है भैया, राष्ट्रवाद जो है क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है हम समझ रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद आखिर ये बला क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद मतलब अपने देश से प्रेम, देश के प्रति जो है प्रेम होना। ठीक है, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो भैया हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारी क्लास 10th की हिस्ट्री का, हिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है भैया, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्र का, हाँ भाई सर, माय नेम सतीश, बिल्कुल ठीक है सतीश जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। बहुत अच्छे तरीके से अपन को पढ़ना है। तो देखिए राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इंग्लिश में ऐसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का अर्थ है, नेशनलिज्म का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र, जैसे मान के चलो हमारा मध्य प्रदेश है, तो हमें मध्य प्रदेश से क्या है, प्यार है, मध्य प्रदेश के प्रति हम बहुत ही अपना क्या करते हैं, अपना कर्तव्य बनता है। मध्य प्रदेश के बाद में हमारा ये क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद हमारा देश कंट्री आता है, तो हम कंट्री से अपना बहुत प्यार करते हैं, कंट्री के लिए जान भी देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये क्या है, हमारा राष्ट्रवाद है। हम राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व रखते हैं कि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करना है। ठीक है, हमें अपने राष्ट्र से प्यार करना है। ठीक है, तो देखो इसको समझो। ठीक है, यही राष्ट्रवाद है, इसको समझो। किसी विशेष क्षेत्र, भाषा,
संस्कृति और इतिहास से जुड़े लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति गहरी एकता और प्रेम की भावना। गहरी एकता, एकता मतलब सभी जाति समुदाय संस्कृति समूह सब क्या रहें, एकता में रहें और उनमें आपस में प्रेम की भावना हो। उनमें आपस में क्या हो भैया, प्रेम की भावना हो। यही राष्ट्रवाद है। ठीक है, यही क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, यही क्या है, राष्ट्रवाद है। यह भावना लोगों को स्वतंत्रता स्वशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए, अपना हक पाने के लिए क्या करती है, हक पाने के लिए अपने प्राप्त करती है। संघर्ष लड़ने के लिए ये जो है हक पाने के लिए, लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कि आपका शोषण ना हो। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रवाद की भावना क्या है, तो आप बात कर सकते हो, यह भावना लोगों को स्वतंत्रता स्वशासन और राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक है, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। काय के लिए प्रेरित करती है भैया, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप राष्ट्रवाद समझ गए होंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद जो है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बोलो भैया। यस सर, समझ में आ गया। राष्ट्रवाद समझ गए कि नहीं समझे, राष्ट्रवाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। राष्ट्रवाद समझ गए कि नहीं समझे, हाँ जी सर समझ गए। चलो भाई, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी और ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो हमारा एक यूरोप में देश है जो हमने आपको बताया था, फ्रांस। ठीक है, यूरोप में हमने आपको एक देश बताया था, फ्रांस। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत इस राष्ट्र से हुई थी। इस राष्ट्र से किस चीज की शुरुआत हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। किस चीज की शुरुआत हुई थी भैया, फ्रांसीसी क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। तो हम वही चीज हमें पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। ठीक है, तो 18वीं सदी की ये बात है। कब की बात है, 18वीं सदी की ये बात है। कब की बात है भैया, 18वीं सदी की ये जो है बात है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है, फ्रांस में एक लहर फैली कि हमें अपने देश में स्वतंत्रता चाहिए, स्वशासन चाहिए, शिक्षा चाहिए और जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे हम जीना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें हक चाहिए। तो इसी क्रांति ने जो है, यह क्रांति जो आई, इसी ने राष्ट्रवाद नामक शब्द को जन्म दिया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब इस क्रांति के क्या परिणाम थे, जैसे 1857 की हमारी भारत में क्रांति पढ़ी जाती है, सेम उसी तरह की ये क्रांति थी। ठीक है, इसी तरह की ये क्या थी, ये क्रांति थी। तो क्रांति के परिणाम क्या हुए, तो सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। सामंती व्यवस्था जो हुई थी उसमें, ठीक है, सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रसार हो गया कि सभी लोगों को जो है समानता मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हो, और सब में स्वतंत्र रहेंगे, सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे। जो वो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, वो कोई रोक छेड़ उनके लिए नहीं है। और वह उनके लिए जो है बंधुत्व का प्रचार, मतलब आपसी जो है वो उनके लिए प्रचार हुआ। नागरिकों के अधिकारों की स्थापना, जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ऐसे ही उनके लिए जो है, नागरिकों के लिए, उनके लिए जो है, फ्रांसीसी लोगों के लिए यूरोप में जो है नागरिकों के अधिकारों की स्थापना की गई। कि अधिकारों की स्थापना की गई कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या रहेंगे, तुम्हारे अधिकार क्या क्या रहेंगे। और एक भैया हमारे शासक थे, क्या थे, शासक थे नेपोलियन बोनापार्ट।
ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के विचार फैलाए। इन्होंने क्या किया भैया, सबसे कहा यूरोप में, ठीक है, पूरे महाद्वीप में कहा कि भैया हमें अपनी जो है स्वतंत्रता चाहिए है, अपनी समानता चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए। तो भैया इनका नाम याद रखना, बाकी अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, इतनी समझ में आ गई। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत काम की चीज है, ठीक है, बहुत काम की चीज है 1789 की जो है फ्रांसीसी क्रांति। तो क्या हुआ भैया, फ्रांस में, कहा, फ्रांस जो देश था हमने अभी आपको दिखाया था, उस देश में क्या हुआ, 1789 में हुई यह क्रांति राजा और सामंतों की निरंकुश सत्ता, जो राजा होते थे, राजतंत्र हमने आप लोगों को पढ़ाया था, राजतंत्र जहां राजाओं का शासन होता है, ठीक है। तो राजा ऐसे होते थे कि भाई उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। अगर राजा ने कह दिया कि हमारी भगवान मानकर पूजा करो, तो राजा की भगवान मानकर पूजा की जाती थी और लोगों को करना पड़ता था। ये जो है हमारा राजतंत्र था, ठीक है। तो निरंकुश, निरंकुश मतलब जिन पर लगाम ना लगाई जा सके, ठीक है, जिन पर लगाम ना लगाई जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक कहते हैं, ठीक है भैया। इतने सारे जन आप लोग लाइव देख रहे हो और अपने अपने फ्रेंड्स में कम से कम शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, और जो है सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। सभी लोग लाइक करो सेशन को जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, रिया यादव इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, निरंकुश राजाओं के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, निरंकुश सत्ता के खिलाफ जो है क्या हुआ, आम जनता का विद्रोह हुआ। आम जनता जो है जागरूक हो गई और इन लोगों के खिलाफ क्या कर दिया, इन्होंने आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया भैया, आंदोलन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। फिर इसमें किस किसने हिस्सा लिया था, फ्रांसीसी क्रांति में किस किसने हिस्सा लिया था, तो मजदूरों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने और बुद्धिजीवियों ने मिलकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग की थी। किन किन ने हिस्सा लिया था भैया, किसानों ने हिस्सा लिया था, व्यापारियों ने हिस्सा लिया था, मजदूरों ने और बुद्धिजीवियों ने। ऐसे जो कानून की जानकारी रखते थे, जो पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी अपन उनको कहते हैं, ठीक है। तो सभी ने मिलकर क्या किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने क्या किया भैया, बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। चलो भाई, तो ये है यूरोप का, फिर से एक मैप देख लो, ठीक है। ये यूरोप है अपना, ठीक है, ये यूरोप का पूरा मैप है जो हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उदय मतलब क्या होता है, उदय मतलब होता है उभरना, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही भैया उदय मतलब क्या होता है, उभरना, निकलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। तो अब जाते हैं क्रांति के कारण। कौन सी क्रांति, जो क्रांति अभी हमने पढ़ी, ठीक है। क्रांति कोई लड़की नहीं है, ठीक है, क्रांति कोई लड़की नहीं है भैया, ठीक है। हाँ जी, क्रांति कोई लड़की नहीं है, क्रांति के कारण, ठीक है। कौन सी क्रांति के कारण, जो क्रांति अभी हमने पढ़ी है, जो क्रांति अभी हमने क्या करी है, पढ़ी है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, क्यों इस क्रांति को किया गया, क्यों इसमें विद्रोह किया गया। तो पढ़िए, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मतलब देखो भैया, कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, तो वहां पे क्या 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 होता है, हर समाज के लोग रहते हैं, आपके हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। तो उनमें सामाजिक असमानता थी, भेदभाव था। क्या था, कुछ लोगों को सरकारी शासन जो है उनमें नौकरियां नहीं दी जाती थी, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, बंधुआ मजदूर होते थे, ठीक है। इस टाइप के जो हैं ये सारी चीजें रहती थी। तो ये देखिए, फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। पारदी, सामंत, आम जनता, ठीक है। पादरी, सामंत और आम जनता, ठीक है, इन 3 समुदाय में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज, ठीक है, हाँ ठीक है, फ्रांसीसी जो समाज है
वह जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला पादरी, फिर सामंत, फिर आम जनता। पहले 2 वर्ग कर नहीं देते थे। पहले क्या होता था, 2 वर्ग कर नहीं देते थे, 2 वर्ग जो है टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। जबकि तीसरे वर्ग पर पूरा बोझ था, ठीक है। तीसरे वर्ग पर पूरा बोझ था, मतलब जो पादरी हैं और सामंत हैं, ये भैया लगान, ये टैक्स नहीं देते थे, ये टैक्स जो है नहीं देते थे। और जो है आम जनता पर पूरा टैक्स का भार था। आम जनता से टैक्स लिया जाता था, आम जनता से क्या होता था, टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा। आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ, जैसे राजा लुई हैं, राजा लुई 16वें थे, राजा लुई 16वें थे उस समय पे, ठीक है, 1789 में, ठीक है। तो राजा लुई 16वें क्या करता था भैया, ये फिजूल खर्चा करता था। क्या करता था, फिजूल खर्चा करता था, और अक्सर ये लड़ाई करता रहता था, लड़ता रहता था एक दूसरे राज्यों के साथ में, ठीक है। ये जो है लड़ाई करता रहता था लुई 16वां, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो है क्या हो गया, देश जो है कर्ज में डूब गया। इसकी वजह से क्या हुआ, देश जो है कर्ज में डूब गया। कहां डूब गया भैया, कर्ज में डूब गया, ठीक है। अब ये तो हो गया सामाजिक असमानता या सामाजिक कारण। सामाजिक असमानता या सामाजिक कारण हो गया कि भैया फ्रांस में जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, सामंत, आम जनता। 2 वर्ग कर नहीं देते थे। और जो राजा लुई 16वां था वह जो है युद्धों में फिजूल खर्ची करता था और युद्ध लड़ाई लड़ता रहता था, जिससे कर्ज देश पर हो गया, ठीक है। अब जानते हैं राजनीतिक कारण, ठीक है। ये तो होगा समाज के कारण कि समाज में क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है। अब जानते हैं राजनीतिक कारण। कौन से कारण, राजनीतिक कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो राजनीतिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण मतलब राजा की निरंकुश सत्ता, मतलब राजा मन माने तरीके से क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। राजा जो है मन माने तरीके से क्या कर रहा है भैया, शासन कर रहा है, मनमानी कर रहा है। और जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी। जनता जो है जानवर बन के क्या करती थी, राजा के शासनकाल में काम करती रहती थी, ठीक है। जनता जो है काम करती रहती थी। अब जो है प्रबोधन काल के विचार, ठीक है। तो पहला कारण हो गया सामाजिक, पहला कारण कौन सा हो गया, सामाजिक कारण। पहला कारण कौन सा हो गया, सामाजिक। दूसरा कारण राजनीतिक। तीसरा प्रबोधन विचार। प्रबोधन विचार क्या है, विचारकों, जो विचारक होते हैं, हमारे विद्वांस होते हैं, उनके द्वारा क्या हुआ, विचारकों रूसो, वोल्टेयर और मोतेंस्क्यू ने क्या किया, लोकतंत्र और समानता के विचार फैलाए। इन लोगों ने क्या किया, रूसो ने, वोल्टेयर ने और मोंतेस्क्यू ने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया भैया तुम लोगों को जो है स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, ये 3 वर्गों में नहीं बंटना है, ठीक है। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। सबको क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी इन्होंने आवाज जो है फ्रांस के लोगों में फैला दी। तो लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए। जैसे हमने क्या किया, हमने गांव में जाके शिक्षा का प्रचार कर दिया, तो लोग शिक्षा के लिए क्या हो गए, जागरूक हो गए। लोग शिक्षा के लिए क्या हो गए भैया, जागरूक हो गए। अब जो है चौथा कारण की अगर अपन बात करें, चौथा कारण की अपन बात करें तो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। जो अमेरिकी क्रांति थी, अमेरिका में क्रांति हुई थी, उसका क्या प्रभाव रहा, तो उसका भी प्रभाव जो है इस पर जो है पड़ा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ने जनता को प्रेरित किया। जैसे एक दूसरे से लोग जो हैं
प्रेरित हो जाते हैं कि भैया सामने वाला 10th में 95% बना के टॉप कर गया तो हमें भी टॉप करना है। इसी प्रकार क्या है, ये जो है फ्रांस जो है अमेरिका की क्रांति से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। ठीक है, तो इसने जो है फ्रांसीसी क्रांति छेड़ दी। ठीक है, ये तो हो गया कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई इसकी। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। ठीक है, तो हमने कारण पढ़ लिए, परिणाम पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं शुरुआत की। ठीक है, तो 5 मई, ठीक है, मई का महीना था, दिनांक 5 था, 1789 का टाइम था। ठीक है, 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को एस्टेटस जर्नल, ठीक है, एस्टेटस जर्नल ने तीनों वर्गों की सभा बुलाई। 3 वर्ग कौन कौन से, 3 वर्ग कौन कौन से, पादरी, पादरी, सामंत, पारदी, सामंत और क्या, आम जनता। तीनों वर्गों की क्या बुलाई उनने, सभा बुलाई। क्या बुलाई, सभा बुलाई। और 17 जून को सभा कब बुलाई, 5 मई 1789 को। ठीक है, 5 मई 1789 को तीनों वर्गों की सभा बुलाई गई। 17 जून 1789 को तीसरे वर्ग आम जनता ने, तीसरे वर्ग आम जनता ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा सुघोषित किया। ठीक है, कब घोषित किया, 17 मई 1789 को। 17 मई 1789 को तीसरे वर्ग आम जनता ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। और 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में जनता ने बेस्टिल किले, जो वहां का बेस्टिल किले था, जो राजा की जेल थी, राजा की क्या थी, जेल, राजा की क्या थी, जेल, उस पर हमला कर दिया। यही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, यही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो आप लिख सकते हैं सर 5 मई 1789 को एस्टेट जर्नल तीनों सभा वर्गों की सभा बुलाई गई। 17 मई 1789 को तीसरे वर्ग आम जनता ने, तीसरे वर्ग आम जनता ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को जनता ने बेस्टिल किले, मतलब जो राजा की जेल थी उसे क्या कहा जाता था, बेस्टिल किले। ठीक है, राजा की जेल को क्या कहा जाता था, बेस्टिल किले कहा जाता था। यही जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी, इस पर हमला कर दिया था। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं क्रांति की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, पानी पी लिया जाए इससे पहले। ठीक है, चलो तो प्रमुख घटनाएं क्या हुई क्रांति की। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं क्या हुई। जो सामंती वर्ग था, ये दूसरा वर्ग था, सामंती वर्ग था, दूसरा वर्ग था। ठीक है, इसके जो विशेष अधिकार दिए गए थे ये समाप्त हो गए। इसके जो है विशेष अधिकार इसे जो दिए गए थे
ये क्या हो गए, ये समाप्त हो गए। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा हो गई। ठीक है, मनुष्य के नागरिक अधिकारों की जो है घोषणा हो गई। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जारी हुई। ठीक है, इसको जो है जारी कर दिया गया। नया संविधान बनाया गया, नया संविधान बनाया गया और राजा की शक्ति जो है क्या हो गई, सीमित हो गई। राजा की शक्ति जो है क्या हो गई, सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। 1792 में गणराज्य बना। ठीक है, फ्रांस जो है गणराज्य बना, वहां पे गणतंत्र बना। राजा लुई 16वें को, राजा जो लुई 16वां था और रानी मैरी एंटोनेट, जो रानी मैरी एंटोनेट थी उसको क्या दी गई, फांसी दी गई। इसको क्या दी गई, फांसी दी गई। तो बात समझे कि नहीं समझे भैया, लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को फांसी दी गई। ठीक है, हाँ। रोबेस्पियर का आतंक शासन। ठीक है, रोबेस्पियर का आतंक शासन आया 1793 से 1794 तक। अंत में नेपोलियन बोनार्ट सत्ता में आया। अंत में कौन आया, नेपोलियन बोनार्ट जो है क्या आया, सत्ता में आया। ठीक है, तो ये घटनाएं कुछ हुई। कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये सारी सभी घटनाएं हुई। ठीक है, क्रांति की प्रमुख घटनाएं हैं। अगर हम बात करें क्रांति की प्रमुख घटनाओं की, तो ये प्रमुख घटनाएं जो हैं हुई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं परिणाम। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या निकले। ठीक है, परिणाम पे नजर डाल लेते हैं। निरंकुश राजशाही का अंत, निरंकुश जो राजशाही थी उसका अंत हो गया। जो जिन पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता था उनका जो है क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, सामंती व्यवस्था का भी अंत हो गया। ठीक है, जो विशेष वर्ग था जिसे विशेष अधिकार दिए गए थे उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। उसका भी क्या हो गया भैया, अंत हो गया। ठीक है, उसका भी जो है अंत हो गया। ठीक है, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के विचार फैले। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र के विचार और सभी में समानता के विचार, और जो है समानता और स्वतंत्रता के सभी में विचार फैल गए। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की लहर चली। पूरे इटली, फ्रांस, जर्मनी में सब में लोकतंत्र की और राष्ट्रवाद की जो है विचारधारा की लहर चली। ठीक है, पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में यही फैल गया। ठीक है, अब हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। ठीक है, क्यों बेटा रंगीता क्लास से जा रही हो क्या? अब जो है हम आते हैं, हाँ, अब जो है हम आते हैं अपने MCQs पर, जो हमारे परीक्षा से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको जरूर देखना, जरूर पढ़ना और जो है इनके आंसर करना कि इनका सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल भाई। सर क्लास कब खत्म होगी? क्लास भैया 2 घंटे लगातार का वादा था, अब देखते हैं कब तक क्लास चलती है। ठीक है, 2 घंटे की क्लास का वादा किया था, तो 8:30 से क्लास स्टार्ट हो गई थी, 9:30 और 10:30 तक क्लास चल सकती है। तो अब देखते हैं भगवान की कितनी मर्जी है। ठीक है, कब तक खत्म हो रही है क्लास का भी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय। ठीक है, चलो भाई, राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का अर्थ है, बताओ भैया, इसका आंसर करेंगे सभी। हाँ टीकाराम, बिल्कुल पूछो भैया, 2 क्वेश्चन पूछो। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? अपने धर्म से प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, अपने परिवार से प्रेम, अपनी भाषा से प्रेम। बताओ भैया, हमने आपको इतना पढ़ा दिया है, राष्ट्रवाद का अर्थ बताओ क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे।
बेटा टीकाराम, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो पहले, ठीक है। ये कहाँ के क्वेश्चन तुम कहाँ पूछ रहे हो, ठीक है। तुम ये चीज पढ़ो पहले, ठीक है। इसका आंसर करो पहले तुम, फिर बता रहे हैं हम तुम्हारे लिए। अपने राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? अपने देश से धर्म से प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, अपने परिवार से प्रेम, अपनी भाषा से प्रेम। जल्दी बच्चे सभी आंसर करेंगे। सभी बच्चे चुप क्यों हैं? मतलब समझ में नहीं आया आप लोगों को, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ठीक है। जल्दी सभी बच्चे जो है आंसर करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करो, सभी बच्चे आंसर करो जल्दी से, फटाफट। जल्दी आंसर करो। बी वाला सही है, बी वाला सही है। जल्दी बताओ। और आंसर, एक लड़की का आंसर आया है बी, एक लड़की का आंसर आया है बी। जल्दी से बताओ। और बच्चे बताएंगे? बच्चे भाग गए? नहीं भागे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, ठीक है। अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, ठीक है। राष्ट्रवाद से क्या अर्थ है? चलो, अब यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किससे हुई थी? यूरोप में, यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कौन सी क्रांति से हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कौन सी क्रांति से हुई थी? पहली रूसी क्रांति, दूसरी फ्रांसीसी क्रांति, तीसरी औद्योगिक क्रांति, चौथी अमेरिकी क्रांति। बताएंगे भैया कौन सी क्रांति से हुई? बताओ साहिल, जल्दी से बताओ साहिल, कौन सी क्रांति से हमारी यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आकाश का आंसर आया है, साहिल का आंसर आया है ए। साहिल क्या पढ़ रहे हो? मतलब तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो भाई, फ्रांसीसी क्रांति, कौन सी क्रांति भैया? फ्रांसीसी क्रांति 1789। राजा कौन सा था? लुई 16वां। लुई 16वां जो है राजा था, ठीक है। राजा कौन सा था? लुई 16वां, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो अभी हमने जस्ट बताया है 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया 1789 में, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति, कीरत भाई, बिल्कुल बी वाला। बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आया है, ठीक है। इसका भी आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किससे जुड़ा हुआ है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है भैया बताइए जी। ये वाली वीडियो डाउनलोड हो जाएगी शशि, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ये वाली वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। विवेक यादव, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। कौन सी क्रांति से जुड़ा हुआ है? फ्रांसीसी, फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है।
सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, ठीक है, सभी बच्चे जो है नोट करते चलेंगे। हाँ चलिए भाई आगे बढ़े। रूसी क्रांति नहीं आएगा भैया, फ्रांसीसी क्रांति आएगा, ठीक है। बेस्टिल किले, बेस्टिल किले मतलब राजा की जेल, बेस्टिल किले मतलब राजा की जेल, बेस्टिल किले मतलब राजा की क्या जेल पर हमला कब हुआ, राजा की जेल पर हमला कब हुआ, राजा की जेल पर हमला कब हुआ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। हाँ जी, राजा की जेल पर हमला कब हुआ, 5 मई 1789, 14 जुलाई 1789, 26 अगस्त 1789, 1 जनवरी 1790। ठीक है, 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को तीनों वर्गों की, तीनों वर्गों की, तीनों वर्गों की जो है भैया, तीनों वर्गों की, तीनों वर्गों की सभा बुलाई गई थी। क्या बुलाई गई थी, सभा बुलाई गई थी, तीनों वर्गों की जो है सभा बुलाई गई थी। और बेस्टिल किले, राजा की जेल पर जो है हमला हुआ था 14 जुलाई 1789 को, राजा की जेल पर हमला हुआ था 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को राजा की जेल पर। ठीक है भैया, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आपको आ गया होगा। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, जल्दी से बताइए भैया। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, नेपोलियन के, नेपोलियन के, ऑटो वान बिस्मार्क के, हिटलर के, मैजनी की, बताओ भैया किसके नेतृत्व में हुआ, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। जल्दी से बताओ भैया, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये है भैया ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क के एकीकरण में, एक नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। हाँ, नेपोलियन नहीं आएगा बेटा इसके, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण ऑटो वॉन बिस्मार्क। आगे बढ़े। लोहे और खून की नीति, लोहे और खून की नीति किसने अपनाई थी, लोहे और खून की नीति किसने अपनाई थी। हाँ ठीक है भैया, लोहे और खून की नीति जो है किसने अपनाई थी, बताओ भाई। लोहे और खून की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने, गरीबाल्डी ने, नेपोलियन ने, काबुर ने, किसने, बताओ भाई, कौन ने, कौन है वो जिसने लोहे और खून की नीति अपनाई। टीकाराम तिवारी, नेपोलियन डी, साहेल पटेल डी, नहीं बच्चों ये नहीं आएगा। चलो भाई ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका बिस्मार्क, ठीक है,
लोहे और खून की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी। लोहे और खून की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है, किसने अपनाई थी भैया? बिस्मार्क ने। इटली के एकीकरण में, इटली, इटली जो एक देश है, इटली देश है, कहाँ है, कौन से यूरोप में, कौन से महाद्वीप पे है? ये यूरोप महाद्वीप पर है इटली। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? बताओ भाई। इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी से बता दियो भैया। इटली के एकीकरण में हाँ कौन थे? बताओ, प्रमुख नेता कौन थे? इटली के एकीकरण में मैजिनी, गारिबाल्डी, काबोर या फिर नेपोलियन हिटलर, चर्चिल, स्टालिन, बिस्मार्क, हिटलर, कौन थे? बताओ, इनमें से कौन थे? प्रमुख नेता कौन थे इटली के एकीकरण में? बताइए भैया। इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका इसका आंसर आ जाएगा मैजिनी, गारिबाल्डी, काबोर। मैजिनी, गारिबाल्डी, काबोर। ठीक है, ये जो है इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये जो है इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता थे। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। इटली की राजधानी क्या थी? इटली की राजधानी कहाँ बनी? इटली की राजधानी कहाँ बनी? इटली की राजधानी कहाँ बनी? बताओ भाई, इटली की राजधानी कहाँ बनी? ठीक है, जल्दी से बताओ, इटली की राजधानी जो है कहाँ बनी? नेपल्स, रोम, फ्लोरेंस, मिलान। बताओ, इटली की राजधानी कहाँ बनी? हाँ भैया, इटली की राजधानी कहाँ बनी? जल्दी से बताइए। चलो भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा इटली की राजधानी रोम बनी। ठीक है, इटली की राजधानी क्या बनी? रोम। ठीक है, इटली की राजधानी क्या बनी? रोम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ग्रीस ने, किसने? ग्रीस, ग्रीस एक देश करके था, तो उसने जो है किससे स्वतंत्रता पाई? ग्रीस ने किससे स्वतंत्रता पाई? जल्दी बताओ, ग्रीस ने किससे स्वतंत्रता पाई? जल्दी बताओ भैया। ग्रीस, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य से। किससे? ओटोमन साम्राज्य से। ओटोमन साम्राज्य से ग्रीस ने किससे स्वतंत्रता पाई? ओटोमन साम्राज्य से। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं। ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, जल्दी बताइए, ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? हाँ, ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? बताओ भाई, ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? ग्रीस को स्वतंत्रता मिली 1832 में। कब मिली भैया?
1832 में ग्रीस को जो है स्वतंत्रता मिली। ठीक है, ग्रीस को स्वतंत्रता मिली 1832 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद और उदारवाद का आपस में क्या संबंध था? राष्ट्रवाद का और उदारवाद का आपस में क्या संबंध था? राष्ट्रवाद का और उदारवाद का आपस में क्या संबंध था? राष्ट्रवाद का और उदारवाद का आपस में जो है क्या संबंध था, इसके बारे में बताइए। हाँ भाई, तो राष्ट्रवाद का और उदारवाद का आपस में संबंध ये था कि उदारवाद ने राष्ट्रवाद को बल दिया, मतलब राष्ट्रवाद को, उदारवाद ने राष्ट्रवाद को क्या दिया? बल दिया, मतलब जोर दिया, राष्ट्रवाद को लाए। ठीक है, उदारवाद। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब जारी हुई? बताइए भैया, मनुष्य और अधिकारों की घोषणा कब जारी हुई? जल्दी से बताओ। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब जारी हुई? ठीक है, हाँ, तो भैया कब हुई? 5 मई को सभा आई, 26 मई को, 14 जुलाई को क्या किया? किले पर राजा के जेल पर आक्रमण किया, और 26 अगस्त को जो है 26 अगस्त 1789 को 26 अगस्त 1789 को मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ठीक है, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की क्या की गई? घोषणा की गई। चलो भाई आगे बढ़े। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना जो है किसने करी? बताओ भाई। यंग इटली संगठन की स्थापना जो है मैजिनी ने करी। ठीक है, किसने करी? मैजिनी ने करी। किसने करी? मैजिनी ने करी। ठीक है, यंग इटली संगठन की स्थापना मैजिनी ने करी। चलो आगे बढ़े। प्रसा का मुख्य नेता कौन था जिसने जर्मनी को एकीकृत किया? प्रसिया जो है उसका मुख्य नेता कौन था? प्रसिया का मुख्य नेता कौन था जिसने जर्मनी को एकीकृत किया? जिसने जर्मनी को एकीकृत किया, जल्दी से बताओ। प्रसिया का यंग नेता कौन था जिसने? तो भैया बिस्मार्क। ठीक है, कौन था? बिस्मार्क। कावुर नहीं था, मैजनी नहीं था, गारिबाल्डी नहीं था। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े। 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप का बारूद का ढेर किस क्षेत्र को कहा गया? 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा गया? ठीक है, बताइए। बारूद का ढेर किसे कहा गया? ठीक है, तो ये जो है यूरोप का जो है 19वीं शताब्दी की मध्य बाल्कन क्षेत्र को 19वीं शताब्दी के मध्य बाल्कन क्षेत्र को 19वीं
शताब्दी के मध्य बाल्कन क्षेत्र को जो है बारूद का ढेर कहा गया। ठीक है, बारूद का ढेर कहा गया। चलो भाई, यशपाल राजपूत, यू आर सो लेट। चलो भाई आगे बढ़े। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष से कौन सी घटना घटी? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष से कौन सी घटना घटी? बताओ भैया, कौन सी घटना घटी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति। जल्दी से बताओ। अभी यह वाली राजधानी पढ़ी नहीं है, तो राजधानी पढ़ने की क्या जरूरत है? तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष से जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, कौन सा विश्व युद्ध हुआ बच्चा? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा विश्व युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, कौन सा विश्व युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फ्रांसीसी क्रांति के समय मतलब 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? ये बात हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है। जल्दी से बताइए, ये फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? भैया बताइए, फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा कौन था? तो अपन बात करेंगे लुई 16। ठीक है, लुई 16 फ्रांस का क्या था? राजा था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार किस विचारक से प्रभावित थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार किस विचारक से प्रभावित थे? ठीक है, जल्दी से बताओ। तो रूसो। ठीक है, रूसो भैया एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ये सभी विचार जो हैं प्रभावित थे। और हमारी ऑप्शनल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 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 बताइए भैया, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1832, 1861, 1871, 1789। क्या आएगा? इटली का एकीकरण क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1861। इटली का एकीकरण हुआ 1861 में। इटली का एकीकरण हुआ सन 1861 में। आगे बढ़े। चलो, अब जो है हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है अपने आएंगे।
क्वेश्चन आंसर करेंगे अब। ठीक है भैया लोग, अब क्या पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन और आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता हुआ आपके सामने प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर, राष्ट्रवाद उस भावना को कहते हैं जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास या जातीय पहचान के आधार पर अपनी जो है राष्ट्र की भावना विकसित करते हैं और चाहते हैं कि उनका राष्ट्र स्वतंत्र हो, एकता हो और वे जो है स्वशासन करें। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद भावना उस भावना को कहते हैं जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, जातीय पहचान के आधार पर एक राष्ट्र की भावना विकसित करते हैं और चाहते हैं कि उनका राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो, विकसित हो, एकता हो और वे खुद स्वशासन करें। ठीक है, स्वशासन का अर्थ होता है खुद शासन करना या स्वयं का शासन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने कैसे राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने कैसे राष्ट्रवाद को जन्म दिया। यहां पे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो क्रांति थी उसने जो है कैसे राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो भैया फ्रांसीसी क्रांति 1789 जो थी नागरिक अधिकार, मानव स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों का प्रचार किया। कौन से सिद्धांतों का प्रचार किया, नागरिक अधिकार, मानव स्वतंत्रता और समानता। सभी लोगों में स्वतंत्रता हो, नागरिकों के पास अधिकार हो और सभी लोगों में समानता हो। ठीक है, क्या हो, सभी लोगों में क्या हो, समानता हो। ठीक है, इन सिद्धांतों का क्या किया, प्रचार किया। तो जो है राष्ट्रवाद क्या हो गया, आ गया। फिर क्या आ गया, राष्ट्रवाद जो है आ गया। जनता को राजनीतिक भागीदारी मिली। ठीक है, जनता को राजनीतिक भागीदारी मिली और निरंकुश राजशाही की आलोचना हुई। ठीक है, निरंकुश राजशाही जो थी, जो राजा का शासन था, उसकी क्या हुई, राजा के शासन की आलोचना हुई और जो है राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई, पैदा हो गई। राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई भैया, पैदा हो गई। राष्ट्रीय पहचान और संवेदनाएं उभरी। राष्ट्रीय पहचान, लोगों ने चाहा कि हमारे राष्ट्र की एक अलग पहचान बने और संवेदनाएं उभरी जब लोगों ने देखा कि एक समान कानून, समान भाषा और एक राष्ट्र संविधान हो सकता है। लोगों ने क्या देखा कि भैया ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाषा के आधार पर एक राष्ट्र हो सकता है, एक कानून हो सकता है, एक संविधान हो सकता है। तो इस प्रकार जो है आपकी फ्रांसीसी क्रांति ने इस प्रकार जो है राष्ट्रवाद को क्या किया, जन्म दिया। क्या किया भैया, इस प्रकार जो है राष्ट्रवाद को क्या किया, जन्म दिया। बात समझे कि नहीं समझे भैया, बात समझे कि नहीं समझे। हाँ जी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी जो है परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है नापोलियन की नागरिक संहिता। ठीक है,
की 4 विशेषताएं लिखिए। नेपोलियन जो था उसकी नागरिक संहिता की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, कितनी विशेषताएं लिखनी है? 4 विशेषताएं जो हैं लिखनी है। तो पहली विशेषता ये है, पहली विशेषता क्या है? ये है। दूसरी विशेषता ये है, तीसरी विशेषता ये है, चौथी विशेषता ये। क्या लिखना है भैया? नेपोलियन की नागरिक संहिता नामक जो पुस्तक थी उसकी जो है 4 विशेषताएं लिखनी है। तो जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त हुए, मतलब जो आपके जन्म अधिकार थे, जन्म से अधिकार थे, जैसे सामंतों के पास थे, राजाओं के पास थे, उन अधिकारों को समाप्त किया गया। कानून के समक्ष समानता स्थापित हुई। कानून के समक्ष क्या हुआ? हाँ, कानून के समक्ष सभी को समान माना गया। कानून के समक्ष जो है सभी लोगों को कैसा माना गया? समान माना गया, कि कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की गई। संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की गई। जैसे मेरे पास कोई चीज है तो वह वस्तु कोई मुझसे छीन नहीं सकता, उस वस्तु पर केवल मेरा अधिकार है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष कारणवश अगर सरकार को उस वस्तु की जरूरत पड़ी तो वह जो है कुछ पैसे देकर आपसे ले सकती है। ठीक है। इंटरनल कस्टम और शुल्कों को घटाया गया। जो इंटरनल कस्टम थे और शुल्कें थी उनको घटाया गया। प्रशासनिक एक रूपता लाई गई। प्रशासनिक क्या लाया गया? एक रूपता लाई गई। ठीक है, चलो भाई, तो यह हो गई जो है नेपोलियन नागरिक संहिता की 4 विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन और रह गए? क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी? जर्मनी के क्या हुआ रिया? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो भूमिका थी वह जो है लोहे और खून की नीति इसने अपनाई। बिस्मार्क ने लोहे और खून की नीति अपनाई। ठीक है, दो युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के खिलाफ लड़े। ठीक है, 2 युद्ध लड़े, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ठीक है, प्रशा की सैन्य शक्ति और नौकरशाही का उपयोग किया। प्रशा की सैन्य शक्ति और नौकरशाही का क्या किया? उपयोग किया। 1871 में बर्लिन में जर्मनी का एकीकृत राष्ट्र बन गया और राजा विल्हेम प्रथम को सम्राट घोषित किया। 1871 में, कब? 1871 में बर्लिन में जर्मनी का एकीकृत राष्ट्र बन गया और राजा विल्हेम को जो है प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो ये थे भैया बिस्मार्क के कार्य, बिस्मार्क की भूमिका। कहां? जर्मनी के एकीकरण में। कब भैया? जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है बाबू लोग, आगे बढ़े। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में मैजिनी, काबूर और गारिबाल्डी ने क्या योगदान दिया? ठीक है, क्या योगदान दिया? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में मैजिनी, काबूर और गारिबाल्डी ने क्या योगदान दिया? बताओ भैया।
क्या योगदान दिया इन्होंने? हाँ जी, ठीक है। चलो, तो मैजिनी नामक जो विचारक थे उन्होंने यंग इटली की स्थापना की और राष्ट्रवाद का भाव फैलाया। मैजिनी जो थे उन्होंने क्या किया? यंग इटली की स्थापना की और राष्ट्रवाद का भाव फैलाया। किसने? मैजिनी ने। काबूर की बात करें तो काबूर ने सार्डिनिया पायडोमेट के प्रधानमंत्री के रूप में रणनीति और कूटनीति द्वारा इटली के विविध राज्य क्षेत्रों को जोड़ने की भूमिका निभाई। किसने? काबूर ने सार्डिनिया पायडामोट के प्रधानमंत्री बनके रणनीति, कूटनीति और द्वारा इटली के विविध राज्यों क्षेत्रों को एकीकृत किया, जोड़ा। ठीक है, कि कोई अलग अलग ना हो पाए। ठीक है, कोई एक अलग अलग ना हो पाए। बेटा, क्लासें यूट्यूब पर 2-2 बजी रात तक चलती हैं, 12-12 बजी रात तक चलती हैं। सर लोग 12-12 बजी रात तक पढ़ाते हैं, रात भर पढ़ाते हैं। क्या ये क्लासें हैं आप लोगों के लिए? इतने में ही नींद आने लगी आप लोगों को। हाँ, पढ़ने का मजा लो, आप पढ़ाई का मजा लो। पढ़ने मिल रहा है तो पढ़ो भाई, कोई नहीं पढ़ाता इतना। ठीक है, क्लासें कई कई घंटों की चलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं और रेगुलर। क्या आप लोग नींद आने लगी फलाना ढिमका ढिमका। हाँ, और अगर हम गारिबाल्डी की बात करें तो गारिबाल्डी ने दक्षिण इटली में, ठीक है, किसने? साउथ इटली में इसने सक्रिय भूमिका ली और सैनिक अभियानों से राज्यों को मिलाया। गारिबाल्डी ने क्या किया? दक्षिण इटली में, दक्षिणी भाग में इसने सैनिकों की मदद से, ठीक है, राज्यों को आपस में मिलाया, राज्यों को अलग नहीं होने दिया। राज्यों को क्या नहीं करने दिया? अलग नहीं होने दिया। राज्यों को क्या करने नहीं दिया? अलग नहीं होने दिया। तो ये था इटली के एकीकरण में 3 लोगों की भूमिका, मैजिनी, काबोर और गारिबाल्डी की भूमिका। इटली को एकीकृत किया गया। ठीक है, ये चीज 1848 की क्रांतियां, रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 क्यों हुई और उनका क्या परिणाम हुआ? 1848 की क्रांतियां क्यों हुई और इनका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, 1848 की क्रांतियां क्यों हुई और उनका क्या परिणाम हुआ? तो कारण, ठीक है, सबसे पहले कारण देखते हैं। कारण क्यों देखते हैं? क्योंकि यहां पे क्यों दिया गया है कि इनका क्या कारण था, क्यों हुई है। तो कारण, आर्थिक संकट हो गया, खाना का संकट, भोजन का संकट हो गया, भोजन का क्या हो गया? संकट हो गया, बेरोजगारी फैल गई, राजनीतिक असंतोष, राजनेताओं से जनता जो है संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, और जो है उदारवादियों और राष्ट्रवादियों की मांगे, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों की मांगे। ठीक है, अब इसके परिणाम यहां पे पूछा गया है, परिणाम क्या हुए? तो इसके परिणाम क्या भैया? परिणाम, कुछ जगहों पर अस्थायी सुधार हुए, कुछ जगहों पर अस्थायी सुधार हुए। संवैधानिक शासकों की नियुक्तियां हुई, कुछ राजनीतिक अधिकार हुए, दिए गए, ठीक है, मिले। और लेकिन अधिकांश क्रांतियां असफल रहीं। अधिकांश क्रांतियां कैसी रहीं? अधिकांश रहीं, क्योंकि राजशाही और सैनिकों ने क्या बनाया? दबाव बनाया। राजशाही और सैनिक बलों ने दबाव बनाया। विशाल भैया, मैं अकेला ऑनलाइन हूं? नहीं भैया, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कभी क्या हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे दिखाई नहीं देते कितने जने पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके कमेंट बाकायदा चलते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। उदारवाद, ठीक है, लाइबरेशनिज्म और रूढ़िवाद। ठीक है, उदारवाद और रूढ़िवाद, ठीक है, कॉन्सर्वेशन का
राष्ट्रवाद के विकास में क्या रोल था, क्या योगदान था, ठीक है। इनका क्या, उदारवाद का और रूढ़िवाद का क्या राष्ट्रवाद के विकास में क्या रोल था। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, आंसर देखते हैं भैया। तो उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, उदारवाद ने क्या रोल निभाया, उदारवाद ने रोल निभाया व्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान, संसदीय शासन और कानून के समक्ष समानता की मांग थी, ठीक है। ये क्या थी, उदारवाद की, ठीक है। उदारवाद ने क्या किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, संविधान, संसदीय शासन और कानून के समक्ष समानता की मांग करी, ठीक है। सुरक्षा मैम क्या बोल रही हैं, ये राष्ट्रवादी विचारों को बल देते थे। कौन बल देते थे, उदारवादी लोग, ठीक है, उदारवादी लोग। और रूढ़िवादी लोग थे, जो रूढ़िवादी लोगों ने मौजूदा शासकों को, जैसे राजा, चर्च, सामंती, विशेषाधिकार जो थे को बनाए रखने का पक्ष लिया। रूढ़िवादियों ने क्या किया, ये चलना चाहिए। देखो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि रूढ़िवादी और उदारवादी दो किस्म के लोग थे, तो इनको बनाए रखने का पक्ष लिया, लेकिन राष्ट्रवादियों के दबाव से उन्हें कुछ सुधार स्वीकार करने पड़े, ठीक है। उन्हें कुछ सुधार क्या करने पड़े, स्वीकार करने पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूपक, रूपक मतलब एलेगोरी और सिंबोलिज्म का राष्ट्रवाद में क्या महत्व है, उदाहरण के साथ समझाइए। रूपक का क्या महत्व है, सिंबोलिज्म का क्या महत्व है, उदाहरण के सहित समझाइए। हाँ भैया, आप अकेले नहीं हो विशाल, और भी बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। 10th एग्जाम, ठीक है भैया, बता दिया जाएगा कब है। रूपक या प्रतीक, ठीक है, रूपक या प्रतीक। रूपक का मतलब क्या, प्रतीक। जैसे कोई राष्ट्र है, जैसे कोई राष्ट्र है, हमारा कंट्री है भारत, ठीक है, तो हमारा यहाँ का फ्लैग है तिरंगा, ठीक है, तिरंगा झंडा है, ठीक है। ऐसे ही प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, जैसे झंडा, राष्ट्रीय गीत, लोकगीत, चित्र आदि लोगों में एक साझा पहचान और भावना जगाते हैं, ठीक है। हाँ, रूपक या प्रतीक जैसे झंडा, राष्ट्रीय गीत, लोकगीत, चित्र आदि लोगों में एक साझा पहचान और भावना जगाते हैं, ठीक है। हाँ भैया, उदाहरण दे दिया, मरियान, ठीक है, फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। मरियान क्या बनी, फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है, तो आप कहेंगे फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक मरियान है, ठीक है। लाल टोपी, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे झंडे, झंडे के रंग आदि लोगों को राष्ट्रभाव की भावना से जोड़ते हैं। जैसे हम अपने तिरंगे झंडे को कितना सम्मान देते हैं, जान जाए लेकिन तिरंगा नहीं झुकना चाहिए, ये हम लोगों की शान होता है, ठीक है भैया। अगली क्लास नहीं लगेगी, हाँ ठीक है। चलो भैया, तुम्हें किसकी चैट देखना है तुम्हें भैया। अब देखो, बाल्कन क्षेत्र जो है, राष्ट्रवाद से जुड़ी समस्याएं क्या थी। बाल्कन क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में भैया, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद से जुड़ी समस्याएं क्या थी। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद से जुड़ी समस्याएं क्या थी, ठीक है। तो यहां विभिन्न जात पंथ की भाषाएं और संस्कृतियां थी। क्या, बाल्कन क्षेत्र में। कहां भैया, बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जात पंथ भाषाएं और संस्कृतियां थी, ठीक है। कई छोटे राज्य थे, क्षेत्र और विदेशी शासकों के अधीन थे। कई छोटे राज्य और क्षेत्र विदेशी शासकों के अधीन थे। नहीं भैया, इसके बाद अगली क्लास नहीं लगेगी। राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता की मांग की, जिससे इन
इंटरस्टेट संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता हुई। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता हुई। बात समझे कि नहीं समझे? चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, राष्ट्र राज्य नेशनल स्टेट, नेशन स्टेट की विशेषता बताइए। राष्ट्र और राज्य की विशेषताएं बताइए। ठीक है, राष्ट्र और राज्य की विशेषता बताइए। कल लगेगी अंगेली क्लास भैया, हाँ बिल्कुल भाई, कल लगेंगी आपकी सभी अंगली क्लासें। ठीक है, तो आंसर देखिए, एक पहचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास की भावना, एक निर्धारित क्षेत्र, ये जो है बाउंडेड टेरिटरी जो होती है, सरकार का स्वशासन या कुछ स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था जो है, नागरिकों को समान अधिकार और कानून के समक्ष समानता। ठीक है, हाँ ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। काहे की भैया? राष्ट्र और राज्य की विशेषताएं, राष्ट्र और राज्य की विशेषताएं। ठीक है, राष्ट्र और राज्य की विशेषताएं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। चलो आज के लिए फिलहाल में इतना ही, आज के लिए फिलहाल में इतना ही। आज आदर्श सर की क्लास लगेगी क्या? नहीं भैया, अब कोई क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, अब जो है कोई क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, और अपनी क्लास का भी टाइम लगभग जो है समाप्त हो गया है। और जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है खत्म हो गया है। राष्ट्रवाद का उदय जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भैया, साइंस में चैप्टर 1 जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद में जो है, हाँ सॉरी, साइंस में जो है चैप्टर 1 जो है समाप्त हो गया है। मतलब आपका एसएसटी का एक चैप्टर और साइंस का एक चैप्टर, आपका साइंस का एक चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगली क्लास की जो है कौन सी क्लास लगाना है आप लोग बता दीजिए। कल जो है 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी मेरी। ठीक है, कल संडे है तो कल शाम को जो है 2 से 3 घंटे की क्लास जो है रहेगी। तो आप लोग बताइए कल क्या पढ़ना है, एसएसटी ही पढ़ना है कि कोई और अदर सब्जेक्ट? माया साहू वीडियो आप फिर से देख लेना एक बार। ठीक है बच्चा, एक बार आप फिर से देख लेना। ठीक है, तो बताओ भाई कल क्या पढ़ना है? विशाल, टीकाराम, माया जी। अब देखो बेटा, वो कल पता चल जाएगा सुबह तक। ठीक है, अभी अपन जो है सर से बात करेंगे, कृष्णा सर का क्या कैसा रहने वाला है। ठीक है, हाँ तो वो कल पता चलेगा आप लोगों को। तो बताओ लेकिन कल क्या पढ़ना है? संस्कृत पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, हिंदी पढ़ना, ठीक है, या विज्ञान पढ़ना, या सामाजिक विज्ञान पढ़ना? क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ। हाँ, क्या पढ़ना है 4 विषय में से ये बताओ। आपकी सर जो है क्लास कल लेंगे ही। ठीक है, सर आपकी क्लास लेंगे गणित की, गणित की आपकी सर क्लास लेंगे और इंग्लिश की भी कल क्लास करवाएंगे। ठीक है, कल जो है इंग्लिश की भी क्लास करवाएंगे और गणित की भी क्लास करवाएंगे। तो ये क्लासें कृष्णा सर लेंगे ही। कल क्या पढ़ना है? सोशल साइंस ही पढ़ना है। और बताओ बच्चा, और आप लोगों का क्या राय है? बताओ, और आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है? तो कल क्या पढ़ना है इनमें से जल्दी बताओ फटाफट। हिंदी का एक चैप्टर करवा दें कि संस्कृत का? बताओ,
हिंदी का एक चैप्टर करवा दें कि संस्कृत का? हिंदी का एक चैप्टर करवा दें कि संस्कृत का? बताओ। सामाजिक विज्ञान। चलो भाई, जो भी रहेगा तो कल आप लोगों को ग्रुप में पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चा ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर सकता है और बोल सकता है कि सर हमें ग्रुप पे जोड़ दो, या फिर इस नंबर पे नहीं करना चाहता है, कॉल करना चाहता है तो कॉल के लिए ये नंबर है 99 93 85 18 01, ठीक है। सुरक्षा मैम कमेंट में एक बार बच्चों को नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। चलो भाई, तो ये नंबर है हमारे, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे कॉल नहीं लगाना, इस पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की क्लास कल लगाएंगे भाई, कल लगाएंगे, ठीक है। इंग्लिश कल लगाएंगे अपन, ठीक है। चलो भाई, इंग्लिश अपन जो है कल करवा देंगे, ठीक बा नीनू। चलिए भाई, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, तो फिर कल मिलेंगे।